हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी गुरु मंत्र चैनल में। मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। आज से हम पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी और हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी की थोड़ी सी बेसिक्स, फिर उससे हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाएंगे। ठीक है। सेल बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि हम स्कूल डेज से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने में, बहुत इंटरेस्टिंग है सेल बायोलॉजी, और ये बहुत बेसिक होता है। लाइक फॉर सब्जेक्ट्स जैसे कैंसर बायोलॉजी ले लो या फिर स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी ले लो, इन सारी चीजों के लिए बहुत बेसिक होता है हमारा सेल बायोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के लिए भी बेसिक सेल बायोलॉजी ही होता है। तो सारे एडवांस्ड बायोलॉजिकल सब्जेक्ट्स के लिए बेसिक हमारा सेल बायोलॉजी होता है, क्योंकि इसमें हम सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपको बेसिक्स ऑफ सेल बायोलॉजी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ कवर करेंगे सारे बेसिक्स ऑफ सेल बायोलॉजी आपकी गेट एग्जामिनेशन के लिए। आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। पहले हम शुरू करेंगे बेसिक से, फिर हम एक बाय एक हम कवर करेंगे सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, और सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाना ही मेरा काम है, और यहाँ मैं उसी के लिए बैठी हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आपकी बेसिक्स ऑफ सेल बायोलॉजी। तो व्हाट इज अ सेल? सेल बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। So cell is the smallest unit of living organism which is responsible for all structural, biochemical and physiological functions of the organism. इसको simple terms में कहेंगे तो the cell is the smallest unit of matter that can carry on all the life processes. यही इसका simple meaning है। सेल बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी ऑन कर सकता है। जो हमारे लाइफ के अंदर जो भी प्रोसेसेस है, उन सारे प्रोसेसेस को हमारा सेल करता है, कैरी ऑन करता है। अगर आप देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहाँ से शुरू होता है? ये सब एटम से शुरू होता है। एटम्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से हो सकते हैं। तो बहुत सारे एटम्स मिलकर हमारा मॉलिक्यूल बनता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल से हमारे ऑर्गेनल्स बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनल से हमारा सेल बनता है, और बहुत सारे सेल से हमारे टिश्यूज बनते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यूज से हमारे ऑर्गन बनते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे कि हम। मगर इसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे सेल के ऊपर। ठीक है, तो सेल के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। हम ऑर्गेनल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका बेसिक्स ऑफ सेल बायोलॉजी है। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल के बारे में डील करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक है, ऑर्गेनिज्म तक है। हम एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है, फंगा एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये सब किससे मिलके बने होते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनल से मिलके बने होते हैं। ये है आपका पिक्चर ऑफ अ सेल। आप देख सकते हो, ये है एक सेल। इसकी मतलब इसकी आउटर लेयर जो है ना, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये आपके सेल के अंदर के सारे ऑर्गेनल्स को बचा के रखती है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बाहर की एरिया, सेल की बाहर वाली एरिया, हम उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक बैरियर बनाता है, एक बैरियर बनाता है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल के अंदर की चीजों के बीच में। एक बैरियर बना के आपके सेल को प्रोटेक्ट करता है। आप यहाँ देख सकते हैं,
इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जिनके फंक्शंस हैं। ये छोटे छोटे ऑर्गेनल्स के फंक्शंस एक साथ मिलके हमारे सेल को सरवाइव करने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। अभी हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल। हम हिस्ट्री ऑफ सेल इसलिए देखेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये सब कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और किसने शुरू किया। तो शुरुआत हम सेल बायोलॉजी की करेंगे, वही है हिस्ट्री ऑफ सेल। आप देखोगे तो 14 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 14 बिलियन ईयर्स पहले हमारा अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी। अर्थ बहुत गर्म था, बहुत डेंस था। उसके बाद स्लोली उसमें लाइफ फॉर्म्स आने लगे, एक्सपेंशन हुआ, लाइफ फॉर्म्स आने लगे, जैसे बैक्टीरिया प्रिमिटिव फॉर्म है, तो वो सब प्रोकैरियोट सब आने लगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा एवोल्यूशन, बहुत स्लो प्रोसेस है, तो एवोल्यूशन के द्वारा बैक्टीरिया से, मतलब जो कि यूनिसेल्युलर है, उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने लगे। और आज जो हम हैं, एवोल्यूशनरी चेन के सबसे कॉम्प्लेक्स और इवॉल्व्ड स्पीशीज है। हमारी एवोल्यूशन खत्म नहीं हुई, हम हर दिन हर रोज हमारी एवोल्यूशन हो रही है। हमारे सेल के अंदर म्यूटेशंस हो रहे हैं, कुछ म्यूटेशंस बेनिफिशियल होते हैं, कुछ म्यूटेशंस बहुत खतरनाक होते हैं हमारे लिए। ये जो बेनिफिशियल म्यूटेशंस होते हैं ना, ये हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, जो हमें हमारी जो एनवायरनमेंट है ना, उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज करती है, ताकि हम फिट रहे इस एनवायरनमेंट में जीने के लिए। इसको ही हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस एनवायरनमेंट में जो कि चेंज होता जा रहा है, इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारे अंदर भी चेंजेस आते हैं, ताकि हम इस चेंजेस जो एनवायरनमेंट में हो रहा है उसके साथ साथ चल सके। एनवायरनमेंट भी इवोल्यूट हो रहा है और हम भी एवोल्यूशन के प्रोसेस में चल रहे हैं। तो अब से, मतलब आज से 3 to 4 बिलियन ईयर्स अगो आपकी बैक्टीरिया, जो कि बहुत प्रिमिटिव फॉर्म है, वो फॉर्म हुआ। बैक्टीरिया बहुत प्रिमिटिव फॉर्म है, 3 to 4 बिलियन ईयर्स अगो उसकी फॉर्मेशन हुई, जो कि बहुत सिंपल लाइफ फॉर्म है। और अब देखो, आफ्टर 3 to 4 बिलियन ईयर्स अगो कितना कुछ बदल गया है, कितनी एवोल्यूशन हो चुकी है, और हम कितने कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं हम। हमने अपने आप को अभी तक पूरा समझा ही नहीं है, वी हैव नॉट स्टडीड आवरसेल्व्स। हमारी बॉडी की प्रोसेसेस को हमने अभी तक पूरी तरह से इन डेप्थ में पढ़ाई नहीं की है, उतनी रिसर्च आज तक हुई नहीं है। कुछ सालों पहले से ही हम अपने बारे में रिसर्च कर रहे हैं, लाइक हमारी बॉडी की प्रोसेसेस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, मगर आज तक हमने कंप्लीट नहीं किया है। और ये बहुत साल लगेगा हमें अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ जानने के लिए, सब कुछ। तभी भी हम सब कुछ नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हर दिन एवोल्यूशन होता जा रहा है, हमको इस एनवायरनमेंट में जीने के लिए फिट बनाता जा रहा है। तो जब तक एवोल्यूशन चलता रहेगा, जो कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तब तक हम अपने आप को पढ़ते रहेंगे, अपने आप को समझते रहेंगे, अपने अंदर होने वाली प्रोसेसेस को समझते रहेंगे। Robert Hooke was the first to use the word cell in 1665. तो रॉबर्ट हुक ने ही पहले ये सेल टर्म को कॉइन किया था। इन्होंने जो सेल देखा था वो डेड सेल था, कॉर्क सेल था, मतलब ब्रांचेस या फिर बार्क कहते हैं ना हम, ट्रीज की बार्क, वो डेड सेल होती है। उन्होंने डेड सेल को देख के नाम दे दिया कि ये सेल है।
ठीक है। एंथनी वैन लुएनॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले पहले लिविंग सेल मतलब लाइव सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था इन 1674। द सेल थियोरी बायोलॉजिस्ट, जो लोग सेल थियोरी मतलब सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं आजकल नाउअडेज, डेट बैक टू मेजर contributions of स्क्लीडन एंड शॉन इन 1839। ये जो साइंटिस्ट है ना स्क्लीडन एंड शॉन, इन्होंने ही सेल थियोरी दिया था और उस सेल थियोरी को थोड़ी सी इनहेंस मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था विर्चॉ ने 1858 में। उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था। हमें हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज हिस्ट्री में जानना पॉसिबल नहीं है। अगर हम हर चीज जो कुछ भी सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री में आज तक हुई है वो सब जानने के लिए बैठेंगे तो पता नहीं कितना, बहुत सारे साल लग जाएंगे। हमें तो गेट को क्लियर करना है अच्छे रैंक्स के साथ, तो उसके लिए हम उतना ही पढ़ेंगे जितना जरूरी है। और हिस्ट्री जानना जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये सब कहाँ शुरू हुआ, किसने शुरू किया, है ना। तो 1590 में ये सब शुरू हुआ जब जैनसन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। फिर 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म को कॉइन किया डेड सेल को देख के। 1674 में एंटनी वैन लुएनॉक ने लाइव सेल को स्टडी किया। उन्होंने स्पर्म सेल, ब्लड कॉर्पसल, प्रोटोजोन्स की स्टडी की। फिर 1839 में पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म को नेम दिया। आपको पता है कि न्यूरॉन्स में एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं पुरकिंजी सेल, वो भी इन साइंटिस्ट के नाम से ही आया है। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने ही न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फिर 1839 में स्लीडन एंड शॉन, इन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था जो कि आज तक वैलिड है। तो ये सम ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है हमारे सेल थ्योरी की मतलब सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री में। आप देखोगे तो सेल बायोलॉजी बहुत डेवलप्ड फील्ड हो चुका है। अब उसके बहुत सारे ब्रांचेस आ चुके हैं और उस ब्रांच में भी डिटेल्ड स्टडी हो रहे हैं। हम उन सबको तो नहीं पढ़ सकते ना, अगर हम उन सबको पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए हम वहां तक पढ़ेंगे जहां से सेल बायोलॉजी की रिवॉल्यूशन हुई थी, रेवोल्यूशनाइज हुआ था, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेल थ्योरी जो कि स्लीडन और शॉन ने दिया था और इस सेल थ्योरी को थोड़ा मॉडर्नाइज किया था वर्चॉ ने। तो देखते हैं कि क्या है सेल थ्योरी के अंदर। ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि जो भी लिविंग थिंग्स है वो या कि यूनिसेल्युलर होगी या फिर मल्टीसेल्युलर। Cells are the basic unit of structure and function of an organism. ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट सेल होता है, उसकी एक स्ट्रक्चर होता है और वो फंक्शन को परफॉर्म करता है ताकि वो ऑर्गेनिज्म मेंटेन कर रहे, अपने सारे फंक्शंस को मेंटेन कर रहे, लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करते रहे, इसलिए हमारा सेल यूज होता है। सेल्स कम ओनली फ्रॉम द रेप्लिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल्स आते कहाँ हैं? एक सेल जब रेप्लिकेट होता है तो उससे उसकी डॉटर सेल्स बनती है ना। तो यही कहते हैं कि एग्जिस्टिंग सेल से रेप्लिकेट होके हमारा नया सेल्स बनता है। ये है हमारी सेल थियरी की 3 प्रिंसिपल्स। अभी मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थियरी भी आया है, उसमें कुछ और प्रिंसिपल्स है। एनर्जी फ्लोज विद इन द सेल। आपको पता है कि हमारी सेल की फंक्शनिंग के लिए एनर्जी का बहुत बहुत जरूरी है। हम कहते हैं बहुत सारे पाथवेज हम पढ़ते हैं, पढ़ा है हमने और बहुत सारे पाथवेज हम पढ़ने वाले हैं। तो उन पाथवेज में हम देखेंगे कि एटीपी की यूटिलाइजेशन हुई है या फिर कुछ पाथवेज हमें ये बताते हैं कि एटीपी की प्रोडक्शन हुई है। तो ये सब कैसे होते हैं, ये सब कहाँ से होते हैं और ये सब एनर्जी
सेल्स के अंदर फ्लो होती ही रहती है। तो ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि हमारे सेल के अंदर एनर्जी का फ्लो होता रहता है, एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। फिर नेक्स्ट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब डीएनए, है ना। हमारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होती है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। वो एक सेल से दूसरे सेल मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है, हमारे से हमारे बच्चों के अंदर जाएगा। ये है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की पासिंग ऑन, एक सेल से दूसरे सेल में पास ऑन होता है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल द सेल इज द सेम। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि सेल्स की जो बेसिक कंपोजिशन होती है ना वो सेम होती है। मतलब क्या है इसका? सेल्स किस चीज से बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल से बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो ये सब चीजें बेसिक कंपोजिशन ऑफ अ सेल होती है जो कि सारे सेल्स में सेम होती है। मगर सारे सेल्स तो सेम नहीं होते, उनमें डाइवर्सिटी होती है। सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शन अलग होती है। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनकी साइज, शेप, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन बहुत ही डिफरेंट होता है। जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स डिफरेंट होते हैं हमारे एपिथेलियल सेल से, जो कि डिफरेंट होता है लिवर सेल से, जो कि डिफरेंट होता है किडनी सेल से। मगर इन सारे सेल्स में जो बेसिक कंपोजिशन है ना वो सेम होता है। सारे सेल्स मिलके बने होते हैं लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, अमीनो एसिड से। सारे जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं ना ये सेम होते हैं, ठीक है। अगर उनकी जो साइज, शेप, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? उनके काम के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अगर आप देखोगे तो हमारे बॉडी के अंदर 10 पावर 14 सेल्स हैं और 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। सेल साइज के बारे में पढ़ेंगे। द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज द स्पर्म सेल। हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म सेल होता है और सबसे बड़ा सेल एग सेल होता है, ठीक है। तो ये एक पिक्चर है, बहुत ही एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर है जिसमें हम रिलेटिव साइजेस देखेंगे ऑन ए लॉगरिदमिक स्केल फ्रॉम 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 मीटर तक का। हम देखेंगे जो भी चीजें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो चीजें हमें लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत है, और कुछ चीजें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। सबसे बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एटम से शुरू होता है, फिर लिपिड प्रोटीन्स आते हैं, फिर फ्लू वायरसेस आते हैं, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया आता है जो कि सेम साइज में होता है, फिर एनिमल सेल, प्लांट सेल आते हैं, फिर ह्यूमन एग आता है, फ्रॉग एग, चिकन एग, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग ही सबसे बड़ा एग होता है, उसके बाद हम ह्यूमंस आ जाते हैं जो कि सबसे बड़े हैं। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हमारा सेल, मतलब कहाँ से शुरू होता है, एटम से शुरू होता है और खत्म होता है ह्यूमंस तक, क्योंकि ह्यूमंस ही एवोल्यूशनरी चेन में सबसे आगे हैं। अगर हम इवॉल्व होकर कुछ और बन जाएंगे तो वो होगा हमारे ये एवोल्यूशनरी स्केल में सबसे आगे। अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सेल को सेल बनाते हैं। तो cells provide structure and support to the body of an organism. सेल हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। The cell interior is organized into different individual organelles surrounded by a separate membrane. देखो ना ये जो सेंटेंस कितनी कॉम्प्लेक्स लग रही है, मगर ये इतनी कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। ये बहुत सिंपल है। जो सेल है ना आपका, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और ये जो बहुत सारे ऑर्गेनल सेल के अंदर है ये हमारे आउटसाइड द सेल से सेपरेट होते हैं, बाउंडेड होते हैं बाय अ मेम्ब्रेन। बस मेम्ब्रेन आपकी सेल के अंदर की चीज को बाहर की चीज से बचा के रखती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस हमारी सेल की मेजर ऑर्गन होती है, ऑर्गेनेल होती है, जो कि बहुत सारा स्पेस
अपने लिए ले लेती है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन आप देखोगे तो वो सब न्यूक्लियस के अंदर होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब है जो इंफॉर्मेशन आपकी प्रोटीन को मेकिंग करने के लिए यूज होता है, क्योंकि उस प्रोटीन से ही हमारी रिप्रोडक्शन और सेल ग्रोथ होती है। Every cell has one nucleus and membrane-bound organelles in the cytoplasm. Mitochondria is a double membrane organelle जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। हम कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि सबको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया इतना फेमस है, इतना फेमस ऑर्गेनल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, बहुत इंडिपेंडेंट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत फेमस है क्योंकि जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, जिनका बायोलॉजी से कोई भी लेना देना नहीं है, उनको तो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डेफिनेटली पता है। हर किसी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। फिर लाइसोसोम डाइजेस्ट करते हैं अनवांटेड मटेरियल जो कि सेल में बनते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द internal organization of the cell by synthesizing selective molecules and processing them, directing and sorting them to their appropriate location। ये जो बहुत बड़े बड़े सेंटेंस है हमारे ऑर्गेनल्स के बारे में, ये सब थोड़े बेसिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम इन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फ्यूचर क्लासेस में, आपको वरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वरी नॉट। आई एम हियर टू कवर ऑल ऑफ योर पोर्शंस। बेसिक से मैं सारे पोर्शंस कवर कर दूंगी इन डिटेल तक, तो आपको वरी करने की जरूरत ही नहीं है। टाइप्स ऑफ सेल्स, वैसे देखा जाए तो सेल्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट बेसिकली उनकी सेलुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल्स दो टाइप के होते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। हमें इनके नाम को तोड़ के इनके मतलब को समझना है, ठीक है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट्स। यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो यूकैरियोट्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मतलब क्या ये है कि उनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता? ऐसा तो नहीं है। अगर उनके पास कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगी तो फिर वो इंफॉर्मेशन कहाँ होगी जिससे प्रोटीन बनती है, और जो प्रोटीन हमारी मतलब प्रोकैरियोट्स की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो सब कहाँ होता है? जेनेटिक मटेरियल तो उसके पास होता है, मगर न्यूक्लियस नहीं होता। ये जो भी जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स के पास होता है वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। एग्जाम्पल है आर्किया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब देखोगे तो सेल साइज इसका रेंज करता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। हेरिडिटरी जो मटेरियल होता है ना, जेनेटिक मटेरियल जिसमें सारे इंफॉर्मेशन होती है हमारी सर्वाइवल के लिए, वो आइदर डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए। प्रोकैरियोट्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। ये देखिए एक मजेदार डायग्राम है प्रोकैरियोट के बारे में। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मजेदार है क्योंकि इस डायग्राम को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोकैरियोट होता क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, ये प्रोकैरियोट सबसे सिंपल होता है। बहुत तामझाम मेल वो सब कुछ नहीं होता, तालमेल वगैरह कुछ नहीं होता। बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट, जिसमें सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए तो उसमें सेल वॉल होता है। अगर आप देखोगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो तो एलपीएस होता है। इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, न्यूक्लियोइड है। देखिए यहाँ ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है ना, वो फ्री फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म है जिसके ऊपर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, राइबोसोम्स होता है,
पिल्लाई और फ्लैजेले भी है इसके पास, जो कि अटैचमेंट और मूवमेंट के लिए यूज होता है। बहुत सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है हमारा प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट की सर्वाइवल के लिए वो इतना बार एवोल्यूशन में गया, इतनी बार वो एवॉल्व हुआ कि इतना कॉम्प्लेक्स बन गया जो कि हम हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। The size of the cell ranges between 10 to 100 micrometer in diameter. This broad category involves plants, fungi, protozoans, and animals. They reproduce sexually as well as asexually. आप ये पिक्चर देखोगे, इसमें आपका यूकैरियोटिक सेल देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है आपका यूकैरियोटिक सेल, कितने सारे ऑर्गेनल्स हैं। हमारे प्रोकैरियोट्स में तो इतने सारे ऑर्गेनल्स नहीं थे, बहुत सिंपल था वो, मगर यूकैरियोट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसकी जो अंदर फंक्शनिंग और पाथवेज होते हैं वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हमें ये यूकैरियोटिक सेल्स को समझने के लिए बहुत देर लगती है, खुद को समझने के लिए, मतलब खुद को मतलब हमारे बॉडी के जो अंदर प्रोसेसेस होते हैं ना, उनको समझने के लिए बहुत समय लगता है, क्योंकि सारे के सारे बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक आपको एक जोक बताऊं कि ये है कि हमारे अंदर जो भी सेल्स हैं उनको ये माइटोसिस, मियोसिस, रिप्रोडक्शन ये सारे प्रोसेसेस है ना जो हमारी सेल्स के अंदर होते हैं, ये हमारे सारे सेल्स बाय हार्ट जानते हैं। उनसे कोई गलती नहीं होती इन प्रोसेसेस में। रेप्लिकेशन ले लो, ट्रांसक्रिप्शन ले लो, या फिर ट्रांसलेशन, सारे के सारे प्रोसेसेस उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है। मगर हम क्योंकि इन सारे सेल से बने हैं, हमें ये सब पढ़ने में दिक्कत होती है, हमें ये सब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मगर वरी नॉट, टेंशन नॉट, आपके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स को इजी करने के लिए ही मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको इजी करा दूंगी ताकि आप इन्हें अच्छी तरह से समझ लें। तो ये है आपका यूकैरियोटिक सेल, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे ऑर्गेनल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग के लिए। अभी हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स देखोगे तो साइज उसका 1 to 10 माइक्रोमीटर इन डायामीटर है। यूकैरियोट्स की साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर है। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोट्स में प्लांट्स में सेल वॉल होते हैं, एनिमल सेल्स में मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। न्यूक्लियस जो है ना प्रोकैरियोट में होता नहीं है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। डीएनए प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड्स और न्यूक्लियोइड की तरह से होता है, यूकैरियोट्स में क्रोमैटिन जिसमें डीएनए भी होता है और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनल्स बहुत सारे नहीं होते, यूकैरियोट्स के अंदर भर भर के ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फ्यूजन होता है और यूकैरियोट्स में मायोटिक और माइटोटिक डिविजन होते हैं। एक दूसरा कैरेक्टराइजेशन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस बताता है। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर होते हैं। फिर ये डीएनए इसका सर्कुलर होता है प्रोकैरियोट में, प्रोटीन्स नहीं होते। यूकैरियोट्स में लीनियर होता है और क्रोमैटिन प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं। राइबोसोम 70S होता है और यूकैरियोट में 80S। यहाँ साइटोस्केलेटन नहीं होते और यहाँ साइटोस्केलेटन होता है। सेल डिवीजन बाइनरी फिजन है, माइटोसिस मियोसिस यहाँ होता है। फिर यहाँ बहुत सारी वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज होती हैं, यहाँ थोड़ी कॉमन मेटाबॉलिक पाथवेज। तो ये है आपके डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, आज हमने कवर किया बेसिक्स ऑफ सेल बायोलॉजी, मतलब सेल बायोलॉजी कहाँ से शुरू होती है और उसके थोड़े छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम
जो फ्यूचर क्लासेस है ना उसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेलली पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी फंक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे हम। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्लास कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल में गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।